गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि जो खाने की थैली है उसके बारे में आपकी समझ, आपकी जानकारी कितनी करेक्ट है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जो एसिड रिफ्लक्स है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ अगर एसिड रिफ्लक्स आपको है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी? क्या आप अगर वेट अपना कम कर लेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा? अगर आप सोते समय अपना जो हेड है, उस जो हेड है बेड का, उसको ऊपर करके रखेंगे उससे मदद मिलेगी? या आप दिन में 4 से 5 बार खाना खाएंगे उससे मदद मिलेगी? आपको देखने की जरूरत है। नो जीईआरडी या एसिड रिफ्लक्स होता क्यों है? जो हमारी खाने की थैली है उससे चढ़कर जो एसिड है और खाने की थैली के कंटेंट्स हैं वो जो खाने की नली में आ जाते हैं या बैकवर्ड मूवमेंट कर देते हैं, इसके चलते आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। यानी खाने की नली है, इसमें एक वाल्व है, इसके नीचे खाने की थैली है। तो खाने की थैली से अगर एसिड एंड खाने की चीजें खाने की नली या इसोफेगस में आएंगी, इसे आप एसिड रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपकी तोंद निकली हुई है, इन आपको टमी बाहर है, तो अगर आप अपना कुछ वजन कम कर लेते हैं तो उससे जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उसमें आपको डेफिनेट फायदा मिलेगा। तो अगर आप ओवरवेट हैं या आपको विसरल फैट ज्यादा है या तोंद निकली हुई है तो आपको उसको कम करने की जरूरत है, उससे फर्क पड़ेगा। नाउ जैसा मैंने कहा कि खाने की थैली से एसिड और खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं वो खाने की नली या ईसोफेगस में आते हैं। इसे आप एसिड रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं। अगर ये आपको बार बार हो रहा है और रात के समय हो रहा है कि आप रात में खाना खा के सोते हैं तो बार बार पलट के खाना खाने की नली में आता है, तो फिर आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा कि आपका जो बेड का हेड है वो ऐसा इंक्लाइन रहे जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो जो ग्रेविटी है वो एसिड और खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं वो खाने की थैली में रखेगी और ये चीजें ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएंगी। तो आपको जो अपना बेड है उसका हेड एरिया इस तरह इंक्लाइन करने की जरूरत है। नाउ एक स्टडी ने ऐसा भी बोला कि अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज्यादा है तो रादर देन जैसे आप 3 लार्ज मील लेते हैं कि बड़ी मात्रा में ब्रेकफास्ट करते हैं, बड़ी मात्रा में लंच करते हैं और फिर बड़ी मात्रा में डिनर भी करते हैं, इसको करने की बजाय आपको 5 मील्स लेने चाहिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट के। इसका मतलब यह है कि सवेरे थोड़ा नाश्ता करिए, 11 बजे के आसपास थोड़ा खाइए, फिर लंच थोड़ा सा करिए, शाम के 5 बजे के आसपास स्मॉल अमाउंट लीजिए एंड डिनर को थोड़ा करिए। तो 4 से 5 स्मॉल अमाउंट अगर आप मील लेते हैं तो एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली हेल्प होती है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हेल्प नहीं हो रही है, एसिड रिफ्लक्स परसिस्ट कर रहा है, इन प्रॉब्लम चलते चले जा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो जितनी भी चीजें हम खाते हैं उनमें सही में प्रोटीन्स होते हैं, उनमें फैट्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बात सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि इनमें से क्या चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा डाइजेस्ट होती है पहले। मतलब फास्ट डाइजेशन किस चीज का होता है? प्रोटीन्स फास्ट डाइजेस्ट होते हैं, जो फैट है वो फास्ट डाइजेस्ट होता है, या कार्ब्स होते हैं वो फास्ट डाइजेस्ट होते हैं, या ये कॉम्बिनेशन जो मील आप लेते हैं उसका जो डाइजेशन है वो फास्ट होता है? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सबसे फास्ट जो इनका डाइजेशन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टमक यानी खाने की थैली और इंटेस्टाइन में बहुत स्पीड से चलते हैं इन कंपैरिजन टू फैट, इन कंपैरिजन टू प्रोटीन। और जो पर्टिकुलरली सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे आप फ्रूट जूस पीते हैं, आप टेबल शुगर यूज करते हैं, आप शिकंजी पीते हैं, ये सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे ब्रेड होती है, रोटी है, चावल है, या वेजिटेबल्स में होते हैं, ये आगे बढ़ते हैं बट सिंपल शुगर के कंपैरिजन में स्लो, लेकिन फैट एंड प्रोटीन के कंपैरिजन में बेहतर। तो जो कार्ब्स हैं उनका जो डाइजेशन है वो हमारी इंटेस्टाइन में सबसे फास्ट होता है। जहां तक प्रोटीन का सवाल है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए पहले हमारी इंटेस्टाइन को उसको तोड़ना पड़ता है और तोड़ के फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, विच टेक्स टाइम। इसलिए अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपकी जो फुलनेस है काफी देर तक बनी रहती है। जहां तक फैट का सवाल है उसका डाइजेशन सबसे ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन फैट का एडवांटेज ये है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में जो कैलोरी है पर ग्राम 4 होंगी, जो प्रोटीन है उसमें 4 होंगी, तो जो फैट में कैलोरी होती है वो 9 होती है, 9 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब यह है कि फैट आप कम भी लेते हैं तो आपको कैलोरी ज्यादा मात्रा की मिलती हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटीन, एंड कार्ब्स ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा मिलती हैं।
नो, अगर हम स्टमक अल्सर्स की बात करें तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये क्या आप जो कोल्ड ड्रिंक लगातार पीते हैं, कि दिन में 3-3 कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उससे अल्सर जैसी बीमारी होती है? क्या जो बैक्टीरिया है वो अल्सर जैसी बीमारी करते हैं? या आप जो बीच बीच में पेन किलर यूज करते हैं, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, उसके चलते अल्सर बनते हैं? इनमें क्या चीज ऐसी है जिसके चलते अल्सर नहीं बनते हैं? साइंस ऐसा मानती है कि जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो आप सोडा पीते हैं, जो इस तरह की जो चीज आप यूज करते हैं, ये अल्सर के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बात सही है कि अगर आपको ऑलरेडी अल्सर है तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा स्टमक को इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन जहां तक अल्सर का सवाल है, ये अल्सर के बनने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए आपको सोडा कम करना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक कम करना चाहिए, इसलिए कि इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होने से आपकी तोंद भी निकलती है, आपका वेट भी बढ़ता है। लेकिन जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, चाहे वो सोडा हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, जो आप पीते हैं, इनसे अल्सर जैसी बीमारी होने का कोई खतरा नहीं है। तो अल्सर फिर होता कैसे है? सबसे ज्यादा अल्सर की जो प्रॉब्लम है वो एक बैक्टीरिया के चलते होती है, उसके इंफेक्शन के चलते, जिसे कहते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी। जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी का जो बैक्टीरिया है, ये आपकी खाने की जो थैली है उसमें डैमेज करता है, ये गैस्ट्राइटिस कर सकता है और ये वास्तव में अल्सर जैसी चीज को क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो अल्सर्स हैं वो सबसे ज्यादा हेलिकोबैक्टर पायलोरी इंफेक्शन के चलते बनते हैं। नंबर 2 पर आते हैं पेन किलर्स। जो आप पेन किलर यूज करते हैं, चाहे वो आप एस्पिरिन खाएं, चाहे आप ब्रूफेन खाएं, एंडोमेथासिन खाएं, जितने भी आपके पेन किलर्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये खाने की थैली की जो लाइनिंग है उसको डैमेज करते हैं और उसको डैमेज करके ये अल्सर जैसी चीज को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप सोडा पीते हैं तो, या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप समझते हैं इससे अल्सर बनेगा, ये सही नहीं है। लेकिन इनमें सिंपल शुगर होती है, तो आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपकी तौंद भी निकलेगी, आपका वेट भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा अल्सर्स जो है ना वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी के चलते होते हैं, या जो पेन किलर आप यूज करते हैं अनजाने में, चाहे वो एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये ब्रूफेन, एंडोमेथासिन, ये जो इस तरह की दवाइयां हैं, ये अल्सर सबसे ज्यादा क्रिएट करती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी हमारी जो जानकारियां हैं जो स्टमक के बारे में है, वो अप टू द मार्क नहीं होती हैं। इन द सेंस कि अगर एसिड रिफ्लक्स आपको बार बार हो रहा है तो वास्तव में आपको यही करना पड़ेगा कि अपना वजन नीचे लेके आइए। अगर रात में हो रहा है तो आपके बेड को इंक्लाइन करने की जरूरत है, और दिन भर में आपको जो मील्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करने की जरूरत है, उससे फर्क पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि अल्सर आपको बहुत कोल्ड ड्रिंक पीने के चलते होते हैं, ये बात सही नहीं है। जो अल्सर्स हैं वो सबसे ज्यादा हेलिकोबैक्टर या पेन किलर से होते हैं। जहां तक जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनमें सिंपल शुगर होती है, तो ये बात सही है कि ये जल्दी एब्जॉर्ब होगी तो तौंद भी निकलेगी, आपका वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सिंपल शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये अल्सर क्रिएट नहीं करते हैं। और जितनी भी चीजें आप खाते हैं, चाहे आप प्रोटीन खाएं, फैट खाएं, कार्ब्स खाएं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी शुगर कम हो रही है, या आपको लग रहा है कि आप खाली पेट लंबे समय है इसलिए सिर में दर्द हो रहा है, तो ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सबसे इजीली, सबसे अर्ली डाइजेस्ट होते हैं और आपकी शुगर को ऑप्टिमाइज करते हैं। जो प्रोटीन्स हैं या फैट है, इसको डाइजेशन में हमेशा टाइम लगता है। तो इसलिए स्टमक के बारे में ये जो जानकारी है, इससे अगर आप समझते हैं कि आपकी जानकारी बढ़ती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।